हम जो इस पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी रहे हैं। कभी सोचा है अगर अचानक खबर मिले कि कुछ ही दिनों में पृथ्वी खत्म होने वाली है तब क्या होगा? फिल्मों की कहानी काल्पनिक हो सकती है लेकिन असल जिंदगी में ऐसा हो सकता है। याद है कोरोना ने कैसे पूरी दुनिया को घरों में कैद कर दिया था। अगर वाकई पृथ्वी विनाश के कगार पर आ जाए तब हमारी सरकार हमें बचाने के लिए क्या करेगी? और पृथ्वी के खत्म होने के बाद क्या हम जिंदा रहेंगे? कैसे? हेलो एंड वेलकम टू फिल्म एक्स स्टोरी। आज की फिल्म है ग्रीनलैंड। फिल्म की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग में। हम देखते हैं एक इंजीनियर को, उसका नाम है जॉन। जॉन की पत्नी का नाम है एलिसन और बेटे का नाम है नाथन। जॉन का बेटा शुगर की बीमारी से पीड़ित है। उसे हर दिन दवा लेनी होती है। कुछ समय से जॉन और उसकी पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। जॉन ने तय किया कि अपने बेटे के जन्मदिन से पहले वह अपनी पत्नी के साथ सारे झगड़े खत्म करके एक बार फिर से एक खुशहाल परिवार बनेगा। बेटे के जन्मदिन की पार्टी की खरीदारी के लिए जॉन उसे लेकर मॉल जाता है, मगर वो दिन कुछ अलग ही था। शॉपिंग के दौरान जॉन के मोबाइल पर अचानक एक मैसेज आता है अमेरिकी सरकार की तरफ से। उस मैसेज में लिखा था कि आपात स्थिति में उसे और उसके परिवार को एक सुरक्षित जगह पर जाने की अनुमति दी गई है। जॉन चौंक जाता है। मैसेज का मतलब क्या है? कौन सी आपात स्थिति की बात हो रही है? असल में पिछले कुछ दिनों से खबरों में एक खबर चल रही थी। ब्रह्मांड में क्लार्क नाम का एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के बहुत करीब से गुजर सकता है। यहां एक बात बता दें, हम आमतौर पर धूमकेतु को किताबों या टीवी पर एक छोटे से चमकते हुए गोले की तरह देखते हैं जो अंतरिक्ष में उड़ रहा होता है। लेकिन कुछ धूमकेतु इतने बड़े होते हैं कि 2-3 पृथ्वी भी उनके सामने छोटी पड़ जाएं। इतने बड़े आकार के भी हो सकते हैं। तो यह जो क्लार्क धूमकेतु है जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है, वह इतना विशाल है कि उसे दिन की रोशनी में भी देखा जा सकता है। मगर सरकार ने घोषणा की थी कि यह धूमकेतु कभी भी पृथ्वी से नहीं टकराएगा। यह तो अंतरिक्ष में ही नष्ट हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो कोई खतरा नहीं था, इसलिए सब लोग इसे एक मजेदार चीज की तरह ले रहे थे। अरे वाह, आसमान में धूमकेतु दिखेगा। जॉन घर लौटकर अपनी पत्नी को उस मैसेज के बारे में बताता है और कहता है सब लोग इसे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मामूली बात है। ये कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक उसी वक्त खबर में दिखाया जाता है कि सरकार ने जो जानकारी दी थी वो गलत थी। धूमकेतु का एक बड़ा टुकड़ा शहर के पास एक समुद्र में गिरने वाला है। ये सुनते ही जॉन और उसका परिवार घबरा जाता है और तभी उनके घर के अंदर एक अजीब सी कंपन महसूस होती है, ठीक वैसे जैसे भूकंप आने पर होता है। जॉन दौड़कर बाहर जाता है ये देखने के लिए क्या हो रहा है, और तभी धूमकेतु का एक टुकड़ा उनके शहर के पास गिरता है। इतनी जोरदार कंपन होती है कि जॉन जमीन पर गिर जाता है और इस झटके से उनके घर की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। हर कोई दहशत में आ जाता है। इस बीच खबर में दिखाया जाता है धूमकेतु का पहला हिस्सा समुद्र में नहीं गिरा, वो गिरा है शहर के एकदम नजदीक। और यह टुकड़ा इतना विशाल था जैसे एक क्रिकेट या फुटबॉल स्टेडियम के बराबर। इतना बड़ा और ताकतवर था कि शहर का एक हिस्सा पल भर में जलकर खाक हो गया। हर चीज जैसे पलक झपकते ही तबाह हो गई। इसी दौरान जॉन के फोन पर फिर से वही अलर्ट मैसेज आता है। साथ ही टीवी पर भी बार बार घोषणा हो रही है जहां कहीं भी हो तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जल्द से जल्द जॉर्जिया एयरफोर्स बेस पहुंचे। लेकिन जॉन के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में आए बाकी रिश्तेदारों को ऐसा कोई मैसेज नहीं आया था, इसलिए वे सब वहां से चले जाते हैं। फिर जॉन और उसका परिवार जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल पड़ते हैं। उधर तब तक आसमान सुर्ख लाल हो चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे आकाश में आग लगा दी हो। बाहर निकलते ही जॉन का एक पड़ोसी आकर उससे अपनी बेटी को भी साथ ले जाने की गुजारिश करता है, लेकिन जॉन मजबूर होकर मना कर देता है, क्योंकि जब खुद की और अपने परिवार की जान खतरे में हो तब इंसान सबसे पहले सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। अब सवाल उठता है, जॉन का पड़ोसी खुद क्यों नहीं जा सकता जहां सरकार सबको सुरक्षा दे रही है? असल में सरकार सभी को सुरक्षा नहीं दे रही थी। वे केवल उन्हें चुनकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे जिनका समाज में एक बड़ा योगदान है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि। और चूंकि जॉन एक इंजीनियर था इसलिए उसे भी उस सुरक्षा में शामिल किया गया, क्योंकि ये प्रतिभाशाली लोग अगर जिंदा रहें
तो भविष्य में वे एक नई दुनिया या समाज बना सकते हैं। दूसरी ओर जैसे ही यह खबर फैलती है कि धूमकेतु पृथ्वी पर गिर रहा है, हर जगह ट्रैफिक जाम और लूटपाट शुरू हो जाती है। हर पल आ रही खबरों से पता चलता है कि वो धूमकेतु सैकड़ों नहीं, हजारों टुकड़ों में टूट चुका है और वो टुकड़े पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में गिर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, धूमकेतु का एक विशाल हिस्सा अगले 48 घंटों के भीतर पृथ्वी से टकराएगा, जो इस पूरी दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इस बीच बड़ी मुश्किलों और लंबी यात्रा के बाद जॉन अपनी फैमिली के साथ मिलिट्री एयरबेस पर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन मिलिट्री केवल चुने हुए लोगों को ही शेल्टर या प्लेन तक ले जा रही थी। एयरपोर्ट पर जॉन और उसके परिवार को एक आइडेंटिटी बैंड दिया जाता है ताकि मिलिट्री पहचान सके कि किसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। लेकिन जब बैग चेकिंग हो रही होती है, तब जॉन को अचानक याद आता है कि उसने अपने बेटे की दवा इंसुलिन गाड़ी में ही छोड़ दी है। जॉन दौड़कर गाड़ी की तरफ जाता है इंसुलिन लाने के लिए। उधर जॉन की पत्नी और बेटा चेक इन एरिया में रहते हैं। जॉन की देर होती देखकर उसकी पत्नी मिलिट्री ऑफिसर्स को अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताती है, लेकिन मिलिट्री कहती है किसी भी बीमार व्यक्ति या पेशेंट को प्लेन में नहीं ले जाया जाएगा। जॉन वापस लौटता है हाथ में इंसुलिन लेकर। वो प्लेन में चढ़ता है, लेकिन वहां उसे अपनी पत्नी और बेटे का कुछ पता नहीं चलता। जॉन घबरा जाता है और मिलिट्री से कहता है, मेरी बीवी और मेरा बेटा नीचे हैं, वो प्लेन में नहीं चढ़ पाए, कृपया मुझे प्लेन से उतरने दीजिए, मैं अपने परिवार के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। जॉन चिल्लाता है, लेकिन तभी जैसे ही प्लेन का दरवाजा खुलता है, दिखाई देता है कुछ लोगों ने एयरबेस पर हमला कर दिया है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। यह हमला क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही सुरक्षित जगहों पर ले जाने का फैसला किया था। बाकी लोग गुस्से से पागल हो उठे थे। इसी हंगामे के बीच जॉन के प्लेन में मौजूद एक पुलिस ऑफिसर के हाथ से फ्यूल पाइप, तेल की पाइपलाइन गिर जाती है। सौभाग्य से जॉन उसे देख लेता है और तुरंत बाकी सभी को प्लेन से बाहर निकलने के लिए चिल्लाता है, जल्दी बाहर निकलो, फ्यूल लीक हो रहा है। जैसे ही सब बाहर निकलते हैं, एक जबरदस्त विस्फोट होता है। आग की लपटें आसमान तक उठ जाती हैं। किसी तरह जॉन वहां से जान बचाकर भागता है और जब वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है उसकी पत्नी एलिसन अपने बेटे को लेकर उसके पिता के घर चली गई है और गाड़ी में जॉन के लिए एक नोट छोड़ गई है। दूसरी तरफ एलिसन अपने बेटे नाथन को लेकर पैदल ही एक फार्मेसी, दवाई की दुकान तक जाती है, क्योंकि नाथन को इंसुलिन की सख्त जरूरत थी। वहां वह कुछ इंसुलिन लेती है, लेकिन देखती है कि दुकान में भी हमला हुआ है। शहर में हर जगह अराजकता फैल चुकी थी। एलिसन बाहर निकलती है और एक कार में बैठे परिवार से मदद मांगती है ताकि वह अपने पिता के घर पहुंच सके। वो परिवार पहले तो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रास्ते में जब उन्हें पता चलता है कि एलिसन और उसका परिवार उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें सरकार सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है, तो वे बेहद नाराज हो जाते हैं। वो गुस्से में एलिसन को जबरदस्ती कार से बाहर फेंक देते हैं और एलिसन के हाथ से उसका आइडेंटिटी बैंड भी छीन लेते हैं। उसके बेटे नाथन को लेकर वो परिवार एयरपोर्ट की ओर रवाना हो जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वो लोग मिलिट्री को वो बैंड दिखाकर कहते हैं, हम भी उन्हीं में से हैं जिन्हें सरकार सुरक्षा दे रही है। लेकिन तभी नाथन मिलिट्री ऑफिसर्स को अपनी असली पहचान बता देता है। मिलिट्री तुरंत समझ जाती है कि यह परिवार धोखेबाज है और उन्होंने किसी और का बैंड चुराया है। मिलिट्री फौरन जॉन के बेटे नाथन को उस परिवार से रेस्क्यू कर लेती है। दूसरी ओर एलिसन अपने बेटे को खोकर सड़कों पर इधर उधर भटकती रहती है। काफी देर बाद वो एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है और किसी तरह एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। वहां वो एक पुलिस ऑफिसर से मदद मांगती है। वो पुलिस वाला उसे बताता है कि जो लोग खो गए हैं या बिछड़ गए हैं, उन्हें एक विशेष कैंप में रखा गया है। एलिसन उस कैंप की ओर दौड़ पड़ती है। वहां वो पागलों की तरह हर किसी से अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है। आखिरकार एक गाड़ी उसे बच्चों के सेक्शन में ले जाती है और वहीं वो अपने बेटे नाथन को पा जाती है। एक नर्स एलिसन को बताती है कि उसका बेटा अब पूरी तरह से ठीक है।
उसे समय पर इंसुलिन दे दिया गया है। इसके बाद उसी नर्स की मदद से एलिसन और नाथन एक मिलिट्री बस के जरिए अपने पिता के घर यानी एलिसन के पिता के घर पहुंच जाते हैं। उधर जॉन अपनी पत्नी और बेटे से संपर्क नहीं कर पा रहा है। उसके फोन में नेटवर्क नहीं है। अचानक उसे एक ट्रक दिखता है जो कनाडा की तरफ जा रहा होता है। संयोग से एलिसन के पिता का घर उसी रास्ते में पड़ता है, इसलिए जॉन उस ट्रक में चढ़ जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो लड़का बताता है कि उसका एक दोस्त कुछ पायलट्स को जानता है जो उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं, लेकिन जॉन साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं अपनी बीवी और बेटे के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। इसी बीच वहां मौजूद एक आदमी जॉन के हाथ में उसका आइडेंटिटी बैच देखकर उसे छीनने की कोशिश करता है। बात बढ़ती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। इस झगड़े में एक आदमी मारा जाता है और जब ट्रक का एक्सीडेंट होता है तो जॉन का नया दोस्त भी मर जाता है। इन सभी घटनाओं से जॉन अंदर से टूटने लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपने बेटे की इंसुलिन वापस उठाता है और वहां से निकल पड़ता है। अब जॉन एक अनजान घर में दाखिल होता है। चारों तरफ का नजारा बेहद भयानक हो चुका है। हर जगह उल्कापात हो रहा है। अराजकता, आगजनी, लूटमार, लोग मरते जा रहे हैं। पूरे शहर की हालत तबाह हो चुकी है। आसमान का रंग अब नीला नहीं, गहरा लाल हो चुका है। जॉन खुद को संभालता है और फिर जॉन उस घर में रखी एक कार लेकर वहां से निकल पड़ता है। जब वह एलिसन के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एलिसन और उसका बेटा अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। कुछ देर बाद एलिसन के पिता के लैंडलाइन फोन पर कॉल आता है। एलिसन फोन पर बताती है कि वह घर के मुख्य दरवाजे के सामने खड़ी है। एक लंबी जद्दोजहद, डर और धैर्य के बाद आखिरकार उनका पूरा परिवार फिर से एकजुट हो जाता है। लेकिन असली जंग तो अब भी बाकी थी। खबरों में बताया जाता है कि वो 48 घंटे जिनकी चेतावनी पहले दी गई थी अब लगभग खत्म होने को है। यानी कल सुबह 8:47 बजे धूमकेतु का सबसे बड़ा टुकड़ा पृथ्वी से टकराएगा, जो पूरी मानव सभ्यता को मिटा देने में सक्षम है। अनुमान है कि वह टुकड़ा उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के बीच गिरेगा। इसके साथ ही खबर में यह भी बताया जाता है कि जिन नागरिकों को सरकार ने चुनकर आइडेंटिटी बैंड दिया था, उन्हें अब एक सुरक्षित भूमिगत बंकर में ले जाया जाएगा जो ग्रीनलैंड में स्थित है। ये सुनकर जॉन वही फैसला करता है जो पहले ट्रक में मिले उस लड़के ने बताया था कि उसके पायलट दोस्त की मदद से वे कनाडा से फ्लाइट लेकर ग्रीनलैंड जा सकते हैं। उधर धूमकेतु का असर अब और भीषण होता जा रहा था। जॉन अपने परिवार को लेकर अपनी मंजिल की ओर निकलता है। रास्ते में एक के बाद एक गाड़ियों पर उल्कापात हो रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। किसी तरह जॉन गाड़ी मोड़कर एक दूसरी सड़क पर मुड़ता है और वो इस विनाशकारी उल्कापात से फिलहाल बच निकलता है। इसके बाद वो दोबारा निकल पड़ता है अपने सफर पर। एयरपोर्ट तक पहुंचने में अब सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। खबरों में बताया जाता है कि धूमकेतु का जो मुख्य टुकड़ा गिरने वाला है वो लगभग 9 किलोमीटर चौड़ा है और इसका तापमान है 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इतना विशाल और गर्म है कि इसके गिरते ही समुद्र का पानी 1000 फीट तक ऊपर उठेगा और उससे जो सुनामी आएगी वो पूरी धरती को डुबो देगी। फिर भी जॉन और उसका परिवार अपनी आखिरी उम्मीद लेकर मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। समिति जॉन और उसका परिवार एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि एक प्लेन पहले ही टेक ऑफ कर चुका है। जॉन अपनी गाड़ी को सीधा दूसरे प्लेन की तरफ ले जाता है जो रनवे पर चलना शुरू कर चुका था। जॉन के पास यही आखिरी मौका था, इसलिए वह अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। सौभाग्यवश प्लेन रुक जाता है और पायलट को बार बार अनुरोध करने के बाद आखिरकार वह उन्हें प्लेन में चढ़ने की अनुमति दे देता है। फिर प्लेन उड़ता है। वे लोग काफी दूर लगभग ग्रीनलैंड के पास पहुंच जाते हैं। उसी समय धूमकेतु का एक विशाल टुकड़ा पृथ्वी से टकराता है। उस टकराव से उत्पन्न कंपन इतना जबरदस्त होता है कि वह प्लेन को भी झकझोर देता है और प्लेन का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। पायलट किसी तरह आपातकालीन लैंडिंग करता है, लेकिन प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है। इस टक्कर में पायलट की मौत हो जाती है, पर बाकी सभी यात्री सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद जॉन प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों को लेकर मिलिट्री की एक गाड़ी की ओर ले जाता है और सभी उस गाड़ी में सवार होकर शेल्टर की ओर निकल पड़ते हैं।
कई मुश्किलों का सामना करने के बाद अंत में जॉन अपने परिवार सहित ग्रीनलैंड के अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी बीच खबर आती है, अब से सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड में धूमकेतु का सबसे बड़ा टुकड़ा, जिसका नाम क्लार्क है, धरती से टकराएगा। यह सुनकर जॉन का बेटा बहुत ज्यादा डर जाता है। जॉन अपने परिवार को सांत्वना देता है और तीनों, जॉन, एलिसन और उनका बेटा, एक दूसरे को गले लगाकर अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को याद करते हैं। उधर धूमकेतु के टकराने से शेल्टर के अंदर कंपन शुरू हो जाता है। हर ओर अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ निस्तब्धता फैल जाती है। काफी समय बाद पता चलता है कि धूमकेतु ने पूरी पृथ्वी को लगभग नष्ट कर दिया है। हर जगह सिर्फ ध्वंस, भस्म और खामोशी बची है। इसके बाद 9 महीने बीत जाते हैं। इन 9 महीनों तक जो लोग शेल्टर में जीवित थे, अब वे पहली बार बाहर की दुनिया देखते हैं और पता चलता है कि ग्रीनलैंड की तरह पृथ्वी के कुछ और हिस्सों में भी ऐसे छोटे छोटे शेल्टर बनाए गए थे ताकि मानवता को बचाया जा सके। इस तरह अन्य जगहों पर भी कुछ लोग जीवित बचे। इंसान फिर से खुद को तैयार करता है इस विनाशग्रस्त धरती को फिर से संवारने के लिए, इसे इंसानों के रहने लायक बनाने के लिए और एक नई सभ्यता, एक नया समाज खड़ा करने के लिए। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखना।